Hello students, welcome to our video lecture. So in this video lecture we are going to start our biology portion, that is unit 1, diversity in the living world, and with the chapter 1, the name of the chapter is the living world. Okay, you can consider your NCRTs, read your NCRTs thoroughly with this video or after this video, so that you can have a better understanding of the particular chapter. The daily CBSE has revised the syllabus, so the revised syllabus will be shared to you in your Google Classroom, right? तो वहाँ पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर. इससे पहले एक वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि लिविंग वर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, क्या वर्ड लिविंग वर्ड मीन करता है. बट अगेन for the new students, again starting from starting. Okay, so what are the characteristics of the name of the chapter is the living word. Okay, it means living word comprises of which things or which organisms, types of organisms, और उसकी नेमिंग, नॉमनक्लेचर कैसे हुआ, क्या हुआ, लिविंग वर्ड में है क्या, लिविंग का मतलब क्या है, राइट. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, लिविंग हर उस चीज़, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे. these five characteristics, whichever organisms shows these 5 things, that can be considered as living organism, right? So these are the characteristics of living organisms. That is, first is growth, reproduction. growth मतलब कितनी उसकी हाइट जा रही है, मैक्स जितनी है. अब किसी ट्री की हाइट अगर 100 मीटर्स है, टॉलेस्ट ट्री 100 मीटर तक जाता है, ठीक है. आप नाम पता करेंगे कि कौन सा ट्री है, कमेंट्स में मेंशन करिएगा, टॉलेस्ट ट्री का नहीं. तो उसकी ग्रोथ अगर उतनी है तो वो उतनी होनी चाहिए. ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ह्यूमन बींग्स में 5 फीट 6 फीट 5.5 इज़ नॉर्मल, राइट. तो वो ग्रोथ अटेन करेगा तो छोटे से, मतलब एक चाइल्डहुड से फिर जब अडल्ट होता है पर्सन, अडल्ट होने के बाद एक मैच्योर एज तक आता है, तब तक वो अपनी एक जो एवरेज हाइट है उसको वो गेन करेगा ही करेगा, वो ग्रोथ आएगी ही उसमें. देन रिप्रोडक्शन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेंडेंसी होती है रिप्रोड्यूस करने की. वो मोड कोई भी हो सकता है. दैट कैन बी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट कैन बी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका फ्लावर्स में आता है, ह्यूमन बींग्स में आता है, एनिमल्स में आता है. ओके, एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपके जितने आपके अदर कुछ आपके प्लांट्स हैं या कोई बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सपोज दैट फंगस में आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है. सो दीज आर the modes of reproduction which are shown by living organisms. It can be plant section also, it can be animals also, right. Metabolism. अब कोई भी living organism होगा तो उसका अपना एक metabolism होता है. जैसे कि प्लांट्स की टेंडेंसी होती है, ग्रीन प्लांट्स की टेंडेंसी होती है फूड को मैन्युफैक्चर करने की. वो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही करेंगे शो, राइट. ह्यूमन बींग्स हैं तो वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन करेंगे ही करेंगे. तो बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ग्लाइकोजन का स्टोर होना, या बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन होना बॉडी में, ये मेटाबॉलिज्म. और इनका आपस में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन. आपने लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट एक रेलेवेंट चैप्टर हो जाता है यहाँ पे, कि सारे ऑर्गन्स मिलके कैसे अपने कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट. और कैसे सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो वो उसमें मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करते हैं. अगर मेटाबॉलिज्म किसी ऑर्गेनिज्म में शो हो रहा है, दैट कैन बी प्लांट, दैट कैन बी एनिमल, देन it is showing the characteristics of living organism, right. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये अभी आप थोड़ा ब्रॉडर वे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड.
डाइवर्सिटी यहाँ पे भी आएगी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम है आगे आपका क्लास 11th में। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल, आपका टिश्यू लेवल से या सेलुलर लेवल से बॉडी स्ट्रक्चर तक एक ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो सेलुलर लेवल से ये स्टार्ट होता है, सेल्स से फिर टिश्यूज़ बनते हैं, कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, देन मोस्ट ऑफ दोज टिश्यूज़ मेकअप what an organ, then organ, number of organs constitute together to form organ system, right? तो इस टाइप से एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कॉन्शियसनेस इज़ वेरी मेजर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपके पेज नंबर 5 में मिल जाएगा। कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उस किसी भी प्रोकैरियोट या यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी किसी भी चीज़ को सेंस करने की और सेंस करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करने की जो टेंडेंसी होती है। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को, वाटर को, राइट, लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, अदर ऑर्गेनिजम्स को, पॉल्यूटेंट्स को, इवन पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स जब आता है तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, फर्दर वो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें पॉलिनेशन होता है। तो ये सब क्या है, उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर पॉलन ट्यूब पे कोई एंथर आ रहा है और वो उसको रिस्पॉन्स ही ना करे, स्टिग्मा रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, तो मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस नहीं है वहाँ पे। आप किसी हॉट बॉडी से टच हो जाते हैं या तो आप अपने आप को तुरंत बैक फुट पे लाते हैं, आप तुरंत अपना हाथ वहाँ से रिमूव करते हैं, बिकॉज यू आर सो कॉन्शियस अबाउट इट, यू फील दैट हीट, you feel that particular cold, right? So these are the following characteristics which are shown by living organisms. So here is the first characteristic which is discussed in some bullet points. You can give it a reading in your NCERT books, right? Please go through that particular lines, and in short these are being discussed here in bullet points. So growth किस चीज़ को शो करेगा, इंक्रीज इन नंबर एंड मास। मास में भी इंक्रीज, मास मतलब वेट में भी इंक्रीज होगा और नंबर में भी इंक्रीज होगा। मास में इंक्रीज होने का मतलब है कि कोई प्लांट आपने लगाया, वो ट्री हो गया कुछ साल बाद, तो वो मास में इंक्रीज हुआ, उसका वेट इंक्रीज हुआ। नंबर में इंक्रीज का होने का मतलब है कि वो उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर बढ़ गई, ठीक है, तो वो नंबर में इंक्रीज हो जाएगा। सेल डिवीजन, ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल डिवीजन के, अगर सेल डिवीजन होगी तो ही ग्रोथ होगा, अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही है तो ग्रोथ नहीं हो रही है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो सेल डिवीजन होता ही होता है, एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेल डिवीजन होता है, राइट। सो ये मेजर आपका पार्ट है इसमें। प्लांट्स डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली एंड एनिमल्स में सर्टेन एज पे होता है। प्लांट्स में तो डिवीजन बराबर होता रहता है, एनिमल्स में सर्टेन एक एज आ जाती है, उनमें कुछ में ऑब्जर्व होता है, कुछ में नहीं होता है। डिवीजन ऑल्सो इनेबल्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में या कुछ बॉडी में जो आपके डिविजन्स हैं, डिविजन्स ऑल्सो एनेबल्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। सपोज दैट कोई इंजरी हो गई, किसी को कोई चोट लग गई या इंजरी हो गई, तो वो इंजरी को कंपनसेट कैसे करेंगे आप, उसकी जो सेल्स डैमेज हुई हैं, वो जो लॉस्ट हुई हैं ना सेल्स इंजरी में, तो उन सेल्स को रिकवर करना, रीगेन करना आप ग्रोथ में देखते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन से ही वो सेल्स रिप्लेस कर देगा लॉस्ट सेल को, जो सेल्स डैमेज हो गई हैं। यूनिसेलुलर में क्या होता है, डिवीजन टू इंक्रीज इन नंबर। अब यूनिसेलुलर एक ही सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो आपस खुद ही डिवाइड हो जाता है ताकि वो नंबर में इंक्रीमेंट कर सके, तो वो भी ग्रोथ ही हुआ। ग्रोथ जनरली रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन बॉडी मास को, नंबर को नहीं करता है, नंबर में तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन आप अगर ब्रॉडर वे में देखें बायोलॉजी में, तो हम ग्रोथ बैक्टीरियल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है, अभी भी हम यही बोल रहे हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज़ तो वही रहता है, साइज़ माइक्रोस्कोपिक है तो वो वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैन बी ग्रो, राइट। तो ग्रोथ दोनों तरीके से होता है, लेकिन मेजरली अगर आप नेकेड आई की बात करेंगे तो हम बॉडी मास की बात करते हैं वहाँ पे, ओके। Moving on to the next point, non-living grow with the accumulation of material on the surface. Example, mountains, boulders,
ये बिल्डिंग्स टाइप के हैं, सैंड मून्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार नॉन लिविंग जो ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपके नॉन लिविंग सरफेस पे भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन हाँ, इसको हमेशा हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं मानते, क्योंकि जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा या फर्दर आपके प्रोसेस नहीं होंगे तो कई बार ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर ग्रोथ रुक गई है किसी की, या हो ही नहीं रही है, ग्रो कर गया और रुक गया, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या डेड है, या उसका शेप ही वैसा है, कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो उसमें बाकी के 5 कैरेक्टर्स, जो आपके 4 और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स बच रहे हैं, वो भी होना मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पे। कंडीशंस व्हेन इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कंडीशंस होती हैं व्हेन इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन इट इज़ ओनली एक्सप्लेन्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक पेड़ को काटा और कई सारी आपने चेयर्स बना दी, ठीक है, तो वो चेयर्स ग्रो तो करा ना, कुछ लॉग्स पड़े हुए थे, एक लॉग था, एक लॉग से आपने 4 चेयर बना दी, तो वो ग्रोथ हुई, इंक्रीमेंट हुआ, नंबर इंक्रीज हो गया, लेकिन क्या है, वो लिविंग नहीं है, लिविंग नहीं कहलाएगा। लेकिन लिविंग वो तभी कहलाएगा जब वो ये सारी कंडीशंस के भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इम्प्लाई हो रही हो, राइट। Moving to the next, this point is reproduction. Reproduction you have already thoroughly studied in your class 10th, so need not to get into the depth. Okay, superficially हम discuss करेंगे इसको। Organism reproduce to progeny similar to them. वही ऑर्गेनिज्म जो होते, जो ऑर्गेनिज्म जिसकी प्रोजेनी होगी वो उसी में रिप्रोड्यूस करेंगे। ह्यूमन को ही जनरेट करेगा, बैक्टीरिया को ही जनरेट करेगा, जब तक कोई ऐसी फार रिसर्च नहीं हो जाती तब तक, राइट। सो ये 2 टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं, अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन नंबर डिफाइंड एज ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है कि जब ये सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं नंबर में, तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। सो इट इज़ अनक्लियर विद द यूसेज ऑफ 2 टर्म्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। अब ये सेक्सुअल की बात हो रही है तो वहाँ पे ग्रोथ एक ही चीज़ हो जाएगी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिम की तरह यूज़ हो जाते हैं यूनिसेलुलर के केस में। मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर भी जो होती हैं वो उनमें रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो क्वीन भी होती है वही रिप्रोडक्शन शो करती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जो आपके इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जिसमें कोई ऐसी ऑल्ट्रेशन ऑफ जीन हो गया, तो वो इनफर्टिलिटी शो करते हैं। उस केस में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग नहीं है, उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डिफाइन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो नेक्स्ट इज हेंस रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन कई जगह ये होता है, मैक्सिमम लोग शो कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो हो जाएगा। नॉन लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, आपको पता है आपके घर में अगर 6 चेयर हैं तो वो 6 ही रहेंगी, वो 8 नहीं हो जाएंगी नेक्स्ट वीक। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। यहाँ पे आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का डायग्राम है। यूनिसेलुलर इस तरीके से, अमीबा में लास्ट ईयर आपने देखा होगा। हाइड्रा, दिस इज स्वीट पोटैटो, ठीक है, तो ये आपका ऐसे ऐसे करके डिवाइड होता चला जाता है। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में फादर में 2n की कंडीशन होती है, मदर में 2n की कंडीशन होती है, एंड फॉर मदर में 2n की कंडीशन होती है, स्पर्म और ओवम nn की कंडीशन से फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करने के बाद 2n की कंडीशन फॉर्म करेगा जो जाइगोट होगा, और वो ही 2n मतलब क्रोमोसोम्स, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके ऑफ स्प्रिंग में ऑब्जर्व होते हैं, जो कि मतलब जाइगोट में या ऑफ स्प्रिंग में ऑब्जर्व होते हैं, चाइल्ड में आते हैं। मतलब फिर ये जो 2n की कंडीशन है किस में है, फादर में 2n की कंडीशन, मदर में, चाहे गर्ल चाइल्ड होगी तो मदर बन जाएगी फ्यूचर में, एंड ये फादर तो 2n की कंडीशन में, ठीक है, एंड आपका फ्यूज़ करके 2n बनाता है, करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट,
दिस इज द मेटाबॉलिज्म. ओके, मेटाबॉलिज्म हमने अभी डिस्कस किया था शॉर्टर फॉर्म में. ऑल ऑर्गेनिजम्स शो हैव आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, राइट. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो बेसिक कंपोनेंट्स हैं. स्मॉल बिग मतलब कि ग्लूकोज भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोनिक बॉडीज़ भी हो सकती हैं बॉडी में, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, एसिडिक बॉन्डिंग भी हो सकती है. तो इस तरह से कई सारी चीज़ों से मिलके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी होती है. केमिकल्स, बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये क्लास 11th में आप चैप्टर पढ़ेंगे अभी आगे. बायोमोलिक्यूल बहुत ब्रॉडर वे में एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, या कौन से ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. ठीक है. सो विच आर मेड एंड चेंज टू other molecules, right? So next is conversion reactions of these molecules. होता क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो इन्हीं केमिकल्स को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने का काम करती हैं. ओके, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हुई, जैसे आपने कुछ फूड खाया तो आपने स्टार्च खाया तो स्टार्च का ब्रेक डाउन हो गया अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में, तो ये क्या हुआ, कन्वर्जन रिएक्शन हुई, तो इसमें मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे दूसरे फॉर्म में. इसी तरह जो सम टोटल होता है जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शंस का, वो कहलाएगा मेटाबॉलिज्म. ठीक है. अब नॉन लिविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म शो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम. अच्छा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कई बार, ठीक है, इज़ नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. अब टेस्ट ट्यूब बेबी है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप कर रहे हैं, ये आप लैब में करते हैं, ये किसी बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, आउटसाइड द बॉडी हो रही है. लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है या इन विट्रो में आप सेल की ग्रोथ करा रहे हैं तो वो लिविंग भी हो गया. नॉन लिविंग इसलिए हो गया क्योंकि उसने खुद रिप्रोडक्शन नहीं किया, आपने कुछ ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया है, आपने प्रोवाइड किया है मैनुअली, तो उसमें ग्रोथ हुई है. ठीक है. तो ये नाइदर दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग और नॉर दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग, राइट. मेटाबॉलिज्म क्या है, फर्दर एक लाइन बताई जा रही है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स एंड हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, राइट. तो सेलुलर फीचर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी का वो तो वैसे ही डिफाइनिंग फीचर होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म शो करना किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो. यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल में 2 एग्जांपल मिल जाएंगे, एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट. फोटोसिंथेसिस आपको पता है प्लांट्स में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 molecule of CO2 and 6 molecule of H2O combined together in the presence of sunlight and chlorophyll gives your sugar component, that is glucose, C6H12O6 and oxygen. ठीक है. और उसके बाद इसी की एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एयर के प्रेजेंस में इसका रेस्पिरेशन हो रहा है ग्लूकोज का और ब्रेक कर रहा है CO2. ये एरोबिक रेस्पिरेशन वाली जो आपकी रिएक्शन है ये ह्यूमंस में होती है. ठीक है. कैटाबॉलिज्म है. एक अच्छा, कैटाबॉलिज्म से 2 चीज़ें आ रही हैं दिमाग में. कैटाबॉलिज्म मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और एनाबॉलिज्म मतलब होता है जोड़ना. एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव. आप दोनों रिएक्शंस में देख सकते हैं. यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिलके बना रहे हैं क्या, ग्लूकोज. कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, देखिए स्मॉल यूनिट्स मिलके लार्जर सब यूनिट बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव. एना मतलब कि आके जोड़ेंगे. ठीक है. कैटाबॉलिज्म मतलब काटना. ठीक है, काट के वो तोड़ देंगे. अब C6H12O6 को O2 रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन जब आपने इनटेक किया तो वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है, ब्रेक होगा. ब्रेक होने के बाद हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी यूज़ हो जाती है हमारी बॉडी के द्वारा. जितने भी आपके वेरियस आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर वही वर्ड आ जाता है मेटाबॉलिज्म. ठीक है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस में वो एनर्जी यूज़ हो जाती है, राइट. नाउ 5th पॉइंट इज कॉन्शियसनेस.
कॉन्शियसनेस आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, ये माइमोसा प्यूडिका। यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है ये माइमोसा प्यूडिका का डायग्राम है। ये टच मी नॉट प्लांट होता है, तो इसको जब आप टच करते हैं तो ये ऐसे करके इसकी ड्यूप कर जाती हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, आपस में चिपक जाती हैं, ड्यूप कर जाती हैं, और जब ये नॉर्मल टेंडेंसी में आएगा तो ये वापस ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, टच मी नॉट होता है क्योंकि अगर आप जैसे ही इसे टच करेंगे ये ड्यूप कर जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है? कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियस है किस चीज़ को लेके? टच को लेके। अगर आपने इसको टच किया तो इसकी लीव्स अपने आप को क्लोज कर लेंगी, ड्यूप कर देंगी, राइट। सो हियर आर सम पॉइंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट स्टिमुलाई। स्टिमुलस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को या कोई भी बाहर से एक एक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, एक्शन, कोई भी आप एक्शन करेंगे उसके पीछे कुछ रिस्पॉन्स आएगा, कोई आप स्टिमुलस देंगे उसके पीछे एक रिस्पॉन्स आएगा। ये स्टिमुलस किसी भी तरीके का हो सकता है। 3 तरीके का जनरली पाया जाता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, राइट। तो फिजिकल आपका स्टिमुलस है जब आप उसको टच करते हैं, जैसे आपने माइमोसा प्यूडिका को टच किया तो ये आपका फिजिकल स्टिमुलस है। केमिकल स्टिमुलस क्या है कि आपने किसी प्लांट को पॉट में लगाया और उस पॉट में आपने उसे फर्टिलाइज़र दिया, राइट। तो फर्टिलाइज़र दिया तो वो केमिकल है, वाटर दिया तो वो भी एक फॉर्म का केमिकल है, और फिर उसके बाद वो उस वाटर को, उस फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है। तो ये आपका केमिकल स्टिमुलाई हो गया। बायोलॉजिकल स्टिमुलाई क्या हो गया कि आपने, जैसे आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अभी देखा, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या ग्रोथ शो कर रहा है, हमारी बॉडी में क्या है, फ्यूजन होता है। ठीक है, फीमेल्स में मेल्स का स्पर्म और फीमेल का ओवा आके फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ होने के बाद ज़ाइगोट फॉर्म होता है, फॉर्म तो हो गया वो, ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ हो रही है, और वो ग्रोथ कैसे हो रही है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो बायोलॉजिकली ग्रोथ हो रही है। उसमें आप कितना भी केमिकल प्रोवाइड करते हैं, आप उसको कितना भी सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं मदर को, लेकिन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसका एक अपना रिस्पॉन्स है। स्पर्म और ओवम से फ्यूज़ किया है तो वो एक रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस मिला, रिस्पॉन्स आएगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो बायोलॉजिकली ग्रोथ होती है, राइट। ये एक टाइप का कॉन्शियसनेस है। आप स्टिमुलस को किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, इस चीज़ से आप डिफाइन करेंगे इस पॉइंट को। सो ऑर्गेनिज्म सेंस थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स, ये भी कॉन्शियसनेस, आप कितने कॉन्शियस हैं। आई एम सेइंग दैट यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू while just after listening this you stand up, it means you are so conscious, your sense organs are working properly, right। तो सेंस ऑर्गन्स एक्ट करते हैं सेंसेस की तरह। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स तो कोई आइज़, ईयर, नोज तो उसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो उनकी जो बॉडी होती है वही रिस्पॉन्स करती है स्टिमुलस को। तो यहाँ पे स्टिमुलस कई टाइप का हो जाता है, जैसे कि आपका लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ऑर्गेनिज्म है, पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सबको जो वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो ये आपके जो होते हैं ये कॉन्शियसनेस कि प्लांट कितना कॉन्शियस है, क्या ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो इनमें से किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट योर प्लांट इज़ डेड। आप प्लास्टिक का प्लांट लगाइए और आप नेचुरल प्लांट लगाइए, दोनों को आप सेम कंडीशंस प्रोवाइड करिए, प्लास्टिक का ग्रो नहीं करेगा, वो करेगा, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर प्लांट इज़ रिस्पॉन्डिंग, राइट। सो नेक्स्ट इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियडिज्म आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, वो ओके आपने ये 12th का पॉइंट है फोटो पीरियडिज्म। आपने यहाँ पे क्लास 10th में पढ़ा है फोटोट्रॉपिक नेचर होता है प्लांट्स का। फोटोट्रॉपिक होते हैं, कीमोट्रॉपिक होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। फोटोट्रॉपिक मतलब कि लाइट को रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी, जैसे सनफ्लावर है तो सनफ्लावर का मूवमेंट होता है। सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर आपका जैसे जैसे सन जिधर को मूव करेगा ठीक उधर को आपका सनफ्लावर फेस करता रहता है, राइट। तो ये आप फोटो पीरियडिज्म शो कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन सीजनल। अब फोटो पीरियडिज्म क्या करेगा, फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन सीजनल ब्रीडर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्या होते हैं, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं फोटो पीरियडिज्म उनको भी अफेक्ट करता है, हैम्पर नहीं करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि कई बार प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक सीज़न में एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं। जैसे आपका मैंगो है तो पूरी वन सीज़न में
एक बार उसमें फ्रूट आता है, राइट। एनिमल्स में भी कुछ 6 मंथ में ब्रीड करते हैं, कुछ 1 ईयर में ब्रीड करते हैं, कुछ 2 ईयर में ब्रीड करते हैं। तो फोटो लाइट का इफेक्ट उसके रिप्रोडक्शन पे भी पड़ता ही है। ह्यूमन अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अगर आप अपने बारे में जानकारी रखते हैं, ये बहुत मेजर पॉइंट हो जाता है। अगर आपको अपनी चीज़ों के बारे में, आपके बारे में, आपकी हैबिट्स, एक्टिविटीज़ के बारे में अगर आप कॉन्शियस हैं, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन इट, आपको पता है कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है, दिस थिंग यू हैव टू डू, दिस थिंग you need not to do, these are the good things for you, these are the bad things for you. If you are aware of all these things, if you are self conscious, if you are conscious about yourself, or you are conscious about your clothing, you are conscious about your working, then it means that ki you are a living organism. So one should behave like a well aware human being. Okay, so last point is that consciousness defining property of a living organism, and that's how it is winding up, that consciousness is a major defining property of living organism. You get, if you are conscious about your things, if you can respond to each and every stimulus, suppose that यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये हॉट है, आपका विदाउट हैंडल का ये पैन है, तो ये जैसे ही ये बर्नर पे है तो ये हीट अप हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा तो आप जैसे ही इसको टच करते हैं तो आप इसको तुरंत लीव कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसकी हीट जो है वो फील हुई। अगर आपको हीट नहीं फील होती तो आप, हो सकता है माइट, आप इसी की जगह पे आप रबर का कोई, या आप क्लॉथ का कोई चीज़ से इसको पकड़ेंगे तो यू विल नॉट फील दैट अमाउंट ऑफ हीट, इट मीन्स यू आर नॉट दैट कॉन्शियस, राइट। और आपको वो चीज़ हीट के कांटेक्ट में आप डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये शो करते हैं कि अ पर्सन और अ ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग और नॉट। तो ये 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद जो आगे के पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी, तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, and go through all these points, read your NCERT thoroughly, and further we will be discussing in the next video lecture. Okay, start preparing your notes in your fair notebooks. Okay class, thank you students.